अपने जवानों को नहीं बचा पा रहा है अमेरिका। सही सुना आपने, अपने जवानों को अमेरिका ईरान से नहीं बचा पा रहा है। इसकी पूरी तफसील, पूरा विस्तार इस वीडियो के जरिए आपको देंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर क्यों अमेरिका ईरान से अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। दरअसल कुछ ऐसी प्रोसेस हुआ है, कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिससे ये कहना लाजमी हो गया है कि ईरान से अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। थार्ड और आयरन डोम भी नहीं आ रहा है काम। ईरान का सूरमा बना रहा चूरमा, अब तो जवानों को भी नहीं बचा पा रहा है अमेरिका, क्योंकि इसलिए ईरान लगातार खाड़ी इलाकों में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। और शनिचर को तो ईरान ने जॉर्डन में इस तरह हमला कर दिया कि 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, 2 अमेरिकी जवानों की मौत हुई। जॉर्डन में हुए हालिया हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को पूरी तरह रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। इन लगातार हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के थार्ड, आयरन डोम और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान बार बार अपने हमलों में कैसे कामयाब हो रहा है। इसके पीछे क्या है वजह, ये वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे ईरान की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी है और रूस और चीन से मिल रही मिलिट्री मदद। ईरान ने ऑफिशियली इस पर कहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमने टारगेट किया है, जिसका नाम फतह 1 है और फतह 2। हालांकि इस बात की स्वतंत्र रूप से तस्दीक नहीं की गई है कि ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। लेकिन ईरान के पास कौन से ऐसी मिसाइलें हैं, जैसे कि हमने 2 नाम लिए, फतह 1, फतह 2, इसकी पूरी क्या कुछ है तफसील और क्या है इसका बैकग्राउंड, किस तरह का मिसाइल है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। और कब इसे एक्टिव किया गया ईरान की तरफ से, कब इसे इस्तेमाल में लाए जाने को लेकर फैसला किया गया, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। फतह 1 मिसाइल जून 2023 में पहली बार अवामुन्नास के सामने रखा गया और इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 1400 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी 1400 किलोमीटर दूरी पर ये फतह 1 मार कर सकता है। और ईरान ने दावा किया है कि ये 13 से 15 तक की स्पीड से उड़ सकती है और एकदम आखिर में अपना जो टारगेट है उसे भी बदला जा सकता है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। फतह 2 मिसाइल किस तरह की है, इसके बारे में बताया गया है कि मिसाइल इसे नवंबर 2023 में दुनिया के सामने पेश किया गया। फतह 2 की रेंज तकरीबन 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान ने दावा किया है कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये रिवायती बैलिस्टिक मिसाइलों की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा जटिल उड़ान भर सकती है। एयर डिफेंस को कैसे चकमा देती हैं ये मिसाइलें, ये भी जान लेना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह हाइपरसोनिक स्पीड और मैनूवर करने की क्षमता है। समान बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर उड़ती हैं, इसलिए राडार पहले ही उनके संभावित टारगेट का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन यदि कोई मिसाइल मैच 5 या उससे अधिक की गति से उड़ते हुए अंतिम समय में दिशा बदल दे तो एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल कुछ सेकंड ही बचते हैं और इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते एयर डिफेंस सिस्टम, और वो निशाने को भेद कर, एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपना टारगेट पूरा कर लेती है। तो जब तक राडार नई दिशा को ट्रैक करता है, मिसाइल फिर अपना रास्ता बदल सकती है। इतना ही नहीं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई मिसाइल टारगेट पॉइंट ए तय किया गया है, लेकिन मिसाइल जाते जाते फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टारगेट बी की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे में जो दुश्मनों का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काम करना बंद कर देता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने क्योंकि जिस तरह से खुद को मिसाइल से बचाने के लिए एयर डिफेंस लगाया है, उस लेवल की सुरक्षा गल्फ के बाकी ममालिक में नहीं है। क्या सवाल उठता है कि क्या चीन और रूस मदद कर रहा है इसमें ईरान की? इसके पीछे की क्या वजूहात हैं, ये आपको बता देते हैं। मार्च 2026 में प्रकाशित वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजिनरी और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रहा है, जिससे अमेरिकी सैन्य ठिकानों की बेहतर पहचान और टारगेटिंग संभव हो रही है। मार्च में कार्नेगी एंडाउमेंट की रूसी सैन्य विशेषज्ञ द्वारा मासिकोट ने कहा था कि ईरान के पास अपने सैन्य उपग्रह सीमित हैं, इसलिए रूसी सैटेलाइट इमेजिनरी उसके लिए बेहद अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया था कि मार्च के अंत में आखिर में केवल 10 दिनों के अंदर रूसी सैटेलाइट्स ने 11 ममालिक में 46 मिलिट्री ठिकानों की तस्वीरें ली हैं।
इनमें डिएगो गार्सिया, कुवैत एयरपोर्ट, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस और कतर का अल उदैद एयरबेस जैसे प्रमुख अमेरिकी ठिकाने शामिल हैं। यानी ये वो ठिकाने जहां पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं और उसको टारगेट करने को लेकर अब ईरान जो है पूरी तरीके से सक्षम नहीं बल्कि ईरान ऐसे टारगेट को अपना रहा है, इसीलिए अमेरिका अपने जवानों को बचा नहीं पा रहा है। रूस इसलिए मदद देता है क्योंकि उसे यूक्रेन युद्ध में ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं। वहीं जितना अमेरिका ईरान के खिलाफ फंसा रहेगा उतना ही वो यूक्रेन पर कम ध्यान देगा। तो रूस और ईरान, यूक्रेन और अमेरिका के बीच क्या कुछ चल रहा है और किस वजह से ये देश एक दूसरे का साथ देते हैं या एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, इस पूरी वीडियो के जरिए आपने तफसील हासिल की। तो अमेरिका अपने जवानों को इसलिए नहीं बचा पा रहा है क्योंकि ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जिन्हें सार्वजनिक किया जा चुका है। उनके पास पावर क्षमता ये है कि दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद लेता है, इसीलिए अमेरिकी जवान कई मारे गए। अब एक ऐसी खबर आई है जिसने नेतन्याहू सरकार के उस तजवीज़ पर बवाल मचा दिया। आखिर नेतन्याहू सरकार, सिहूनी हुकूमत इस वक्त फिलिस्तीनियों के हवाले से कर क्या रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के जरिए आपको पूरी तफसील बताएंगे। दरअसल फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मगरमच्छों वाली खाई बना रही है नेतन्याहू सरकार, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक तजवीज़ है जो पेश किया गया है सिहूनी हुकूमत की तरफ से, और इसीलिए इस तजवीज़ पर, इस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों ओर खाइयां खोदने और उनमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। मानवाधिकार जो संगठन है, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस तजवीज़ का, इस प्रपोजल का कड़ा विरोध किया है, कड़ा एहतजाज जताया है। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों वाली जेलों के चारों तरफ एक खाई खोदने और उसमें मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवर छोड़ने की योजना के हवाले से एक तजवीज़ पेश किया। फिर उसके बाद इस तजवीज़ पर हंगामा खड़ा हो गया। इजरायली सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। एक फिलिस्तीनी ऑफिसर ने कहा कि इस प्रपोजल का मकसद कैदियों को ये महसूस कराना है कि उन्हें इंटरनेशनल कानून और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से दूर रखा गया है। वही एक और एजुकेशन ऑफिसर मुजफ्फर ज़ौक ने कहा कि ये अवार्ड जुल्म का एक नया एक्सट्रीम है और इससे फिलिस्तीनी कैदियों की मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ेगा, पहले से ही वो भूख, हिंसा, अकेलेपन, खाने की कमी और दूसरे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कदम बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा देगा। तेल अवीव में मूसा जेल के एक स्पोक्सपर्सन अलमनी सरदा ने कहा है कि इजरायली जेलों में सालों से फिलिस्तीनी कैदियों के साथ टॉर्चर और बुरे बर्ताव के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि मगरमच्छ के पिंजरे बनाने का प्रपोजल इस चेन में बस एक कड़ी है। सरदा ने कहा कि इस पॉलिसी का मेन मकसद फिलिस्तीनी नागरिकों को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि पर्सनली भी पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। फिजिकली तो खाने पीने के लिए चीज़ें ना मिलने की वजह से, भूख से और न्यूट्रिशन ना पाने की वजह से लोग फिजिकली तो कमज़ोर हो ही रहे हैं, मेंटली भी उन्हें वीक करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सरकार एक प्लान बना रही है। इस प्लान में क्या कुछ करने वाली है सरकार, पूरी तफसील आपको देते हैं। इजरायली राइट विंग सरकार ने फिलिस्तीनी कैदियों को रखने के लिए नील नदी के साउथ हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू भी कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ प्रपोजल नहीं बल्कि एक काम भी शुरू कर दिया गया। कहां पर काम शुरू किया गया है? दक्षिणी हिस्से में, नील नदी के दक्षिणी हिस्से में एक फिश टैंक बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये प्रपोजल इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पेश किया था, जो इजरायली सरकार के लेफ्ट विंग का हिस्सा है। ये अमेरिका के कदीदा राज्य में मगरमच्छों, घड़ियालों और दूसरे रेंगने वाले जानवरों से घिरे एक दलदली इलाके में इजरायली सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। विदेश मंत्री पेट्रिस कासी ने प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन बदल दिया है और इसे नया और बेहतर बताया है। वैसे तो आपको मालूम है कि युद्ध में गजा और फिलिस्तीन के लोगों की हालत क्या है, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं लोग, और दूसरी तरफ जो कैदी हैं, इजरायली हुकूमत, सिहूनी हुकूमत के कब्ज़े में जो कैदी हैं, जो ना सिर्फ उन्हें खाने की चीज़ें मिल पा रही हैं, ना उन्हें ग़िज़ा मुकम्मल दी जा रही है, ना जो जेल में कैद हैं, मुक़य्यद हैं, उनके लिए बेहतर सहूलियात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा निज़ाम तैयार किया जा रहा है कि अगर कैदी झांकने की एक तरफ से कोशिश करें या फिर कोई कैदी ये सोच ही नहीं सकता कि वो इस जेल से बाहर किसी भी तरीके से निकल सकता है, क्योंकि चारों तरफ गड्ढे खुदाए जा रहे हैं और मगरमच्छ और दूसरे खतरनाक जानवरों को नदी में डालने की तैयारी है।
तो दूसरी तरफ गजा में पूरी तरीके से युद्ध से तबाही है। इजराइल और हमास के बीच 2 सालों तक युद्ध चला। इस युद्ध में 70,000 से ज़्यादा गजा के लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस युद्ध में गजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देखते हैं। इजरायली फ़ौज हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीनियों को कैद करके इजरायली जेल में डाल चुकी है, और जिन कैदियों को इजरायली जेल में डाला गया है वहाँ उसके इर्द गिर्द अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि ख़तरनाक जानवरों को उसमें डाला जा सके, उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुँचाया जा सके।